इसी गांव के एक छोर पर रहता था ठाकुर बीरेंद्र सिंह का परिवार। बीरेंद्र सिंह का इकलौता बेटा था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही शांत, गंभीर और किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। उसकी आंखें हमेशा किसी बड़े सपनों को बुनती नजर आती थीं। पूरे जिले में उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे थे। अर्जुन की माँ कमला देवी एक अत्यंत कड़क और पारंपरिक विचारों वाली महिला थी, जिनके लिए कुल की मर्यादा और अपनी मर्जी ही सर्वोपरि थी। अर्जुन ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और वह दिल्ली जाकर प्रशासनिक सेवाओं आईएएस की तैयारी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वह वापस आ गया और गांव में ही रहकर उसे पढ़ाई करनी पड़ रही थी। इसी गांव के दूसरे छोर पर खेतों के बीच बने एक साधारण से पक्के मकान में रहते थे रघुवीर चौधरी। रघुवीर जी गांव के एक सीधे साधे किसान थे। उनकी दो बेटियां थीं, सविता और नीलम। सविता बड़ी बेटी थी। वह गांव की हर विद्या में निपुण थी, चाहे वह रसोई का काम हो, खेतों की देखभाल हो या फिर छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान, सबको वह देना जानती थी। सविता का चेहरा हमेशा एक शांत और निश्चल मुस्कान से खिला रहता था। उसकी छोटी बहन नीलम अभी स्कूल में पढ़ ही रही थी। माँ के देहांत के बाद सविता ने ही नीलम को माँ का प्यार दिया था और पिता के बुढ़ापे का सहारा भी बनी थी। जब अर्जुन और सविता की शादी की बात चली तो पूरे गांव ने एक सुर में कहा, यह जोड़ी तो साक्षात राम और सीता की जोड़ी है। एक तरफ गांव का सबसे होनहार लड़का पढ़ा लिखा, तो दूसरी तरफ गांव की सबसे सुशील और संस्कारी लड़की। शादी का दिन तय हुआ। शिवपुर के इतिहास में वैसे ये रौनक जो थी वो पहली रौनक थी। इससे पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी। शहनाइयों की गूंज थी, चारों तरफ रोशनी की चकाचौंध थी और बधाइयों के बीच अर्जुन और सविता सबसे एक दूसरे के हमसफर बन गए। प्यार और सम्मान पाते हुए अग्नि के साथ फेरे हुए। समय ने दोनों के साथ एक दूसरे से रिश्ता निभाने का वादा भी किया, लेकिन इस बात से अनजान थे कि भविष्य में गर्भ में उनके लिए कितनी कठिन परीक्षाएं छिपी हुई हैं। शादी के वक्त सविता जब पहली बार अर्जुन के घर आई तो उसका दिल नई उम्मीद और थोड़े डर से धड़क रहा था। अर्जुन ने पहली ही रात सविता से अपने दिल की बात कही। उसने कहा, सविता, मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य कलेक्टर बनना। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। शायद मैं उतना तुम्हें समय न दे पाऊँ जितना एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। सविता ने अर्जुन की आंखों में छिपे सपनों को देखा और उसका हाथ थामते हुए बोली, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस घर की, माँ जी की और आपकी हर ज़रूरत की जिम्मेदारी आज से मेरी है। आपकी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। शुरुआत कुछ महीने बेहद खूबसूरत बीते। अर्जुन सुबह से लेकर देर रात तक किताबों में डूबा रहता। सविता बिना किसी शिकायत के समय पर उसकी चाय, खाना और ज़रूरत की हर चीज़ उसकी मेज़ पर पहुंचा देती। अर्जुन जब भी थक जाता, सविता अपनी मीठी बातों से उसका हौसला बढ़ाती। अर्जुन को भी लगने लगा था कि सविता के रूप में उसको एक सबसे बड़ी ताकत मिल गई। लेकिन इस खुशहाल तस्वीर के पीछे एक परछाई आकार ले रही थी, जो थी अर्जुन की माँ कमला देवी। उनको धीरे धीरे यह लगने लगा था कि उनका बेटा उनकी बातों से ज़्यादा अपनी पत्नी की राय को अहमियत देने लगा है। एक माँ का असुरक्षा का बोझ और समाज की दकियानों की सोच भी कमला देवी के मन में घर करने लगी। वे सविता के हर काम में खोट निकालने लगी। कभी सब्जी में नमक तेज होने का बहाना, तो कभी घर की सफाई में कमी का उलाहना। सविता इन बातों को अपनी माँ की सीख समझकर चुप सह लेती और कभी भी अर्जुन से शिकायत नहीं करती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अर्जुन की पढ़ाई में कोई भी बाधा आए। असफलता का पहाड़ और बिखरते रिश्ते समय अपनी गति से चलता रहा। वह दिन भी आया जब अर्जुन को अपनी पहली बड़ी परीक्षा देने शहर जाना पड़ा। पूरे घर में उत्साह का माहौल था। सविता ने मंदिर में मन्नतें मांगी, उपवास रखे। अर्जुन परीक्षा देकर लौटा तो वह अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी संतुष्ट था। उसको उम्मीद थी कि परिणाम सकारात्मक आएगा, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो अर्जुन का नाम लिस्ट में था ही नहीं। वह मैच कुछ अंकों से चूक गया। यह सवाल अर्जुन के लिए किसी बड़े प्रहार से कम नहीं थी। जो लड़का हमेशा अव्वल आता था, वह आज असफल खड़ा था। उसने अपने आप को कमरे में बंद किया और उसने किसी से बात भी नहीं की। अर्जुन की इस असफलता ने कमला देवी के भीतर सुलग रही आग में घी का काम किया। इस असफलता का पूरा ठीकरा सविता के सिर पर मढ़ दिया। वे गांव वालों के सामने कहने लगी, जब से यह लड़की इस घर में आई है, मेरे बेटे के सितारे गर्दिश में चले गए। इसके पैर ही इस घर के लिए अशुभ हैं। सविता के लिए ये शब्द किसी खंजर की तरह थे, जो उसके दिल पर सीधे वार हो रहे थे। वह अकेले में रोती, भगवान से पूछती, उसकी क्या गलती? उसने तो सिर्फ अर्जुन की कामयाबी की दुआ मांगी थी।
मानसिक तनाव से जूझ रहे अर्जुन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह चिड़चिड़ा रहने लगा। वह अपनी माँ को सविता पर चिल्लाते देखता तो बीच बचाव करने की बजाय वहाँ से उठकर चला जाता। उसका मौन सविता को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। जिस पति के सहारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था, वही पति आज उसकी बेबसी से आंखें भी चुरा रहा था। एक दिन अर्जुन को किसी काम से 2 दिन के लिए कानपुर शहर में जाना था। घर में सिर्फ कमला देवी, सविता और उनके कुछ दूर के रिश्तेदार थे। इसी दौरान कमला देवी के कमरे की अलमारी से कुछ गहने और बड़ी रकम गायब होने की बात सामने आई। पूरा घर सिर पर उठा लिया। कमला देवी ने सीधे तौर पर सविता की इशारा किया। उन्होंने इस घर की चाबियों और अलमारियों की देखरेख इसके पास ही रहती है। इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे कमरे में कदम भी रखे। सविता ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए रोते हुए अपनी बेगुनाही की भीख मांगी। उसने कहा, माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मैं भूखी रह सकती हूँ लेकिन चोली का करंग अपने सिर पर नहीं ले सकती। मैंने कभी आपकी एक पाई को भी नहीं छुआ। लेकिन कमला देवी का दिल नहीं पिघला। उन्होंने सविता के कमरे की तलाशी ली। उसका सामान बाहर फेंक दिया। हालांकि वहाँ उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने आरोप लगाना बंद नहीं किया। अगले दिन जब अर्जुन लौटा तो घर का माहौल तनावपूर्ण था। कमला देवी ने नाटक करते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, देख अपनी पत्नी की करतूत। इसने मेरे सालों की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर दिया। जब मैंने पूछा तो आगे से मुझे ही जुबान लड़ाती है। अगर इस घर में इस चोर औरत को रहना है तो मुझे आज ही अगर छोड़ना होगा। अर्जुन पहले से ही अपनी असफलता और मानसिक तनाव से घिरा हुआ था। अपनी माँ के आंसू और उनके शब्दों ने उसके सोचने समझने की जो शक्ति थी वो जीरो कर दी। उसने सविता की तरफ देखा। सविता की आंखों में उम्मीद थी कि अर्जुन उसकी बेगुनाही को समझेगा, लेकिन अर्जुन ने गुस्से में कहा, सविता, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अगर माँ कह रही है तो कुछ तो सच होगा। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो? सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिस पति विवेक पर उससे नाज था, उसने बिना किसी सबूत के सिर्फ अपनी माँ के कहने पर उसे गुनहगार मान लिया। सविता का आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका था। उसने बहस करने के बजाय चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि वह आज जान चुकी थी जहाँ विश्वास ही खत्म हो गया वहाँ पर सफाई देने का कोई अर्थ नहीं रहता। बात सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही। कमला देवी ने इस मामले को पूरे पंचायत में घसीटने का फैसला किया ताकि सविता को पूरी तरह से बदनाम करके घर से निकाला जा सके। एक दोपहर गांव के बड़ी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। गांव के सरपंच और कई गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। रघुवीर चौधरी भी अपनी बेटी के इस अपमान की खबर सुनकर कांपते कदमों से वहां पहुंचे। उनकी बूढ़ी आंखें अपनी बेटी की यह हालत देखकर रो रही थी। पंचायत में कमला देवी ने सविता पर चोरी और बड़े का अनादर करने के गंभीर आरोप लगाए। सविता बीच में खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सरपंच ने अर्जुन को आगे बुलाया और पूछा, अर्जुन, तुम इस गांव के सबसे पढ़े लिखे लड़के हो। तुम बताओ, तुम्हारी माँ जी जो कह रही वह सच है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर कोई भरोसा नहीं है? पूरे हुजूम की नज़रें अर्जुन पर टिक गईं। सविता ने भी एक आखिरी उम्मीद के साथ अर्जुन की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद इस भीड़ के सामने अर्जुन का ज़मीर जागेगा और अपनी पत्नी का हाथ थाम कर कहेगा कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उस समय अर्जुन पूरी तरह से अपनी माँ के प्रभाव और समाज के डर में जकड़ा हुआ था। उसने अपनी नज़रें नीची कर ली और धीमी आवाज़ में कहा, पंच जी, जो माँ कह रही है मैं उसी के साथ हूँ। मुझे अब इस रिश्ते में अब कोई भी भविष्य नज़र नहीं आता। अर्जुन के इन शब्दों ने सविता के बचे खुशे हौसले को ढहा दिया। रघुवीर चौधरी ने आगे बढ़कर अर्जुन के पैर पकड़े और बोले, बेटा, मेरी बेटी निर्दोष है, इसे मत छोड़ो। यह समाज इसे जीने नहीं देगा। लेकिन अर्जुन पीछे हट गया। सविता ने अपने पिता को उठाया। उनके आंसू पोंछते हुए बेहद दृढ़ आवाज़ में कहा, पिताजी, किसी के आगे हाथ मत फैलाइए। जहाँ मेरे चरित्र और मेरी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया हो, जहाँ मेरा ही पति मूर्ख दर्शक बनकर तमाशा देख रहा हो, उस घर की चौखट को मैं आज ही छोड़ती हूँ। पंचायत ने दोनों की आपसी सहमत और हालातों को देखते हुए उनके अलग होने का फरमान भी सुना दिया। कानूनी कागजी कार्रवाई भी जल्द पूरी हो गई और एक हंसता खेलता रिश्ता कागज़ के एक टुकड़े पर तलाक लिखकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सविता अपने पिता और बहन नीलम के साथ वापस अपने मायके आ गई। लेकिन एक तलाकशुदा बेटी का समाज में रहना कितना मुश्किल होता है, यह सविता को बहुत जल्द समझ आ गया। गांव के लोग उसे ही देखते और कड़वी बातें कहते। राह चलते लोग उस पर फप्तियाँ कसते। सविता ने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया। इसी बीच दुखों का एक और पहाड़ टूटा। अपनी बेटी का यह अपमान और समाज के ताने रघुवीर जी चौधरी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। वे दिल के मरीज थे।
सविता ने अपने घर के गहने जो थोड़े बहुत बचे थे बेचकर उनका इलाज कराने की कोशिश की। लेकिन एक रात रघुवीर जी ने सविता का हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोले, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें एक सुरक्षित ज़िंदगी नहीं दे पाया। अब नीलम की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। पिताजी के जाने के बाद सविता पूरी तरह अकेली हो गई। अब उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं, एक तो घर का खर्च चलाना और दूसरा नीलम की पढ़ाई पूरी करना। गांव के कुछ जमींदारों ने उसकी लालचारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उसे गलत नज़रों से देखा, लेकिन सविता एक स्वाभिमानी महिला थी। उसने किसी के आगे झुकने के बजाय मेहनत का रास्ता चुना। उसने अपने पिताजी के पुराने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और 3 बकरियां खरीदी। गांव के जो लोग कभी उसे बड़ी बहू कहकर सम्मान देते थे, आज उसे बकरी चराने वाली कहकर बुलाने लगे। लेकिन सविता को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह रोज़ सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाती, नीलम को स्कूल भेजती, फिर अपनी बकरियों को लेकर गांव के बाहर वह उस बड़ी सड़क के किनारे चली जाती जहां हरी घास बहुत अच्छी मात्रा में थी। वहाँ दिन भर धूप में बैठती, बकरियों की देखभाल करती और शाम को वापस लौटती। उसकी हथेलियाँ जो कभी महंगी महंगी मेहंदी से सस्ती थी, आज बकरियों की रस्सी पकड़ने और कटीलों झाड़ियों से घास काटने के कारण छालों से भर चुकी थी। उसका रंग रूप धूप में झुलसकर मध्य में पड़ चुका था। करता समय बीतता चला गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, देखते देखते 8 साल निकल गए। इन 8 सालों में अर्जुन ने कई बार विफलताएं देखी, लेकिन उसकी जिद कम नहीं हुई। आखिरकार उसकी तपस्या रंग लाई और उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। उसे उत्तर प्रदेश कैडर मिला। जैसे ही यह खबर शिवपुरी पहुंची, पूरे गांव में जश्न का माहौल हो गया। कमला देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनका बेटा कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक जिले का कलेक्टर बन चुका था। सरकार की तरफ से अर्जुन की पहली पोस्टिंग उसी गृह जनपद में हुई जिसके अंतर्गत उसका गांव शिवपुर आता था। अर्जुन के स्वागत के लिए पूरे जिले और गांव में तैयारियां की जाने लगी। लेकिन इस बड़ी सफलता के बाद भी अर्जुन के मन के किसी कोने में शांति नहीं थी। इन 8 सालों में जब भी वह रात को सोने जाता तो उसे सविता का रोता हुआ चेहरा और पंचायत में उसकी वो बेबस आंखें और उसके पिता का अपने पैर पकड़ना याद आता था। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी, उसे एहसास होने लगा था उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने बिना किसी जांच परख के एक मासूम की ज़िंदगी को तबाह किया था। वह अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसने इन 8 सालों में कभी दूसरी शादी के बारे में भी नहीं सोचा, जबकि उसकी माँ ने कई बड़े घरानों से आए रिश्ते बताए थे। बात ही जब शिवपुरी की सीमा से सटे मुख्य राजमार्ग पर दूर से हूटर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लाल बत्ती लगी सरकारी गाड़ी, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ या नए कलेक्टर साहब का काफिला था जो अपने गांव लौट रहे थे। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे जो अपने गांव के लाल को देखने के लिए लालियत थे। अर्जुन की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ बाहर के नज़ारों को देख रहा था। 8 साल में बहुत कुछ बदल गया था। सड़कें जो थी पक्की हो गई थी, नए मकान बन गए थे। तभी गांव की सीमा में प्रवेश करने के ठीक पहले सड़क के किनारे पेड़ के नीचे अर्जुन की नज़र एक महिला पर पड़ी। वह महिला फटे पुराने सूती कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा एक ढीले से पल्लू से ढका हुआ था और इसके हाथों में एक लकड़ी की छड़ी थी। वह अपनी 5-6 बकरियों को हाँक रही थी। उस महिला के चलने के अंदाज में, उसके झुके हुए कंधों में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। अर्जुन बोला, अपने ड्राइवर से गाड़ी रोको। काफिला अचानक रुक गया। सुरक्षाकर्मी और पीछे चल रहे अधिकारी हैरान रह गए। साहब ने अचानक गाड़ी क्यों रुकवाई? अर्जुन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। उसके महंगे जूते धूल भरी जमीन पर पड़े। वह जैसे जैसे उस महिला की तरफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसका शक यकीन में बदल रहा था। सविता, अर्जुन के मुंह से धीरे सी आवाज़ निकली। वह महिला चौंकी। उसने अपना पल्लू थोड़ा पीछे किया और सामने खड़े व्यक्ति को देखा। शानदार सूट बूट पहने, आंखों पर चश्मा लगा, पीछे सुरक्षा कर्मियों की भीड़ के साथ। वह खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, उसका पूर्व पति अर्जुन था। 8 साल बाद दोनों की आंखें मिलीं। समय जैसे वहीं ठहर गया। हवा की सरसराहट कम हो गई। अर्जुन ने सविता की तरफ देखा। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, चेहरों पर झुर्रियाँ थीं, पैर बिना चप्पलों के थे। अर्जुन का गला रूंध गया। उसने आगे बढ़कर कहा, सविता, तुम इस हाल में, यह सब क्या है? सविता के लिए आंखों में एक पल के लिए कई भावनाएं आईं और गईं। दौड़ा हुआ दर्द, पुरानी यादें और फिर एक गहरी शांति। उसने अपने हाथों को जोड़ा, अपने सिर को हल्का सा झुकाया और औपचारिक लहजे में कहा, ठीक हूँ साहब, आप बड़े अफसर बन गए, सुनकर खुशी हुई। साहब, यह शब्द अर्जुन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरा।
जिस औरत को कभी उसने अपना सर्वस्व माना था, जिससे जो उसे नाम से बुलाती थी, आज वह उसे एक अजनबी की तरह साहब कह रही थी। अर्जुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन सविता ने अपनी बकरियों को आगे बढ़ाया और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। अर्जुन वहीं सड़क किनारे स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर धूल में मिल गया। गांव पहुंचते ही अर्जुन का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने अपने पुराने और विश्वसनीय दोस्त रामेश्वर को अकेले में बुलाया। अर्जुन ने पूछा, रामेश्वर, मुझे सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद सविता के साथ क्या क्या हुआ? बस सड़क पर बकरियां क्यों चरा रही हैं? उसके पिताजी कहाँ हैं? रामेश्वर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, जब तुम इतने बड़े साहब बन गए हो तो सच सुन ही लो। तुमने तुम्हारी माँ ने उस बेचारी पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, वह सरासर झूठ था। तुम्हारी शादी के 1 साल बाद तुम्हारी मौसी का बेटा आया था। उसने पैसे और गहने चुराए थे और बाद में तुम्हारी माँ को यह बात पता भी चल गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी नाक बचाने के लिए कभी यह बात किसी को नहीं बताई। रामेश्वर की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामेश्वर ने आगे बताया, तुम्हारे जाने के बाद रघुवीर चाचा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका देहांत हो गया। सविता ने अकेले दम पर अपनी छोटी बहन को पढ़ाया, उसके शादी की और आज खुद का पेट पालने के लिए बकरियां चलाती हैं। उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। यह सब सुनकर अर्जुन के भीतर का कलेक्टर कहीं गायब हो गया। वह सिर्फ एक मुजरिम बनकर रह गया। वह तुरंत अपनी गाड़ी छोड़कर बिना किसी सुरक्षा के पैदल ही गांव के उस कच्चे कोने की तरफ भागा जहां सविता का घर था। जब वह सविता के घर पहुंचा तो देखा कि मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर था। सविता आंगन में बकरियों के लिए चारा काट रही थी। अर्जुन को अपने आंगन में देखकर वह चौंक पड़ी। अर्जुन सीधे उसके पैरों में गिर गया। वह एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, सविता, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा था, मैं मूर्ख था। मैंने अपनी माँ की झूठी बातों पर भरोसा किया। मैंने तुम्हारी पवित्रता को नहीं समझ पाया। मैं इस पैसे का क्या करूं जो मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मुझे सज़ा दो, लेकिन मुझे इस तरह शाह मत कहो। सविता शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे अर्जुन को उठाने की हिम्मत नहीं थी। उसने भारी आवाज़ में कहा, खड़े हो जाइए कलेक्टर साहब, पैर छूना आपको शोभा नहीं देता। आपने जो माफ़ी मांगी है उससे मेरे बीते हुए 8 साल वापस नहीं आएंगे। जो रातें मैंने रो कर काटी हैं, जो अपमान मेरे पिता ने झेला, जिसके कारण उनकी जान गई, क्या आपकी यह माफ़ी उन्हें वापस ला सकती है? कुछ घाव ऐसे होते हैं अर्जुन, जिनके निशान वक्त के साथ नहीं बढ़ते। आप अपने रास्ते जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अर्जुन समझ गया था कि सिर्फ शब्दों से माफ़ी नहीं मिलेगी। उसने पहले इस पाप का प्रायश्चित करने का फैसला किया। उसने कलेक्टर के रूप में अपने पद का इस्तेमाल किया, लेकिन गांव के लिए विशेष रूप से काम करना शुरू किया। उसने शिवपुर में एक महिला प्रशिक्षण केंद्र, डेयरी फार्मिंग सहकारी संस्था की शुरुआत की, ताकि गांव की गरीब व बेसहारा महिलाओं को रोजगार मिल सके। उसने सीधे तौर पर सविता की कोई मदद नहीं की, क्योंकि वह जानता था सविता का स्वाभिमान कोई दान स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने ऐसी योजनाएं बनाई जिससे सविता जैसी हर महिला को सम्मान मिले। अर्जुन अपनी माँ कमला देवी के पास गया। उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, आपने सविता का घर नहीं उजाड़ा, बल्कि अपने बेटे की आत्मा की भी हत्या कर दी। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ लोग मुझे सलाम करते हैं, लेकिन जब मैं खुद आईने में देखता हूँ तो मुझे एक कायर इंसान नजर आता है। कमला देवी इन 8 सालों में बूढ़ी हो चुकी थी और उन्हें अकेलेपन ने अंदर से बदला था। जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे को इस कदर टूटते देखा तो उनका अहंकार पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ उनकी एक झूठी कहानी ने कितने लोगों की ज़िंदगी नरक बना दी। एक दोपहर कमला देवी बिना किसी को बताए लाठी टेकती हुई सविता के घर पहुंची। सविता उन्हें देखकर हैरान रह गई। कमला देवी ने बिना कुछ कहे सविता के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक लाचार और ईर्ष्यालु माँ थी। मैं एक लालची और ईर्ष्यालु माँ थी। मैंने तेरी जैसी लक्ष्मी को इस घर से निकाला। आज मेरा बेटा जिंदा लाश बन चुका है। अगर हो सके तो मेरी इस खता को बख्श दो। सविता ने जब अपनी सास को, जो कभी शेरनी की तरह दहाड़ती थी, इस तरह अपने पैरों में गिर कर रोते देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत कमला देवी को उठाया, उनके आंसू पोंछे, कहा, माँ जी, ऐसा मत कीजिए। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया, क्योंकि नफ़रत को दिल में रखकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। मौसम बदल रहा था। सावन का महीना आ गया। शिवपुरा आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही थी। एक शाम जब अपनी बकरियां चराने सविता काफ़ी दूर एक ऊंचे टीले पर गई थी,
तभी नदी का बांध टूट गया और देखते ही देखते चारों तरफ पानी फैल गया। गांव का जोड़ने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सविता उस टीले पर अपनी बकरियों के साथ फंस गई। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और अंधेरा घिरा था। जब यह खबर जिला मुख्यालय में अर्जुन को मिली तो वह तुरंत आपदा प्रबंधन टीम के साथ शिवपुर पहुंचा। गांव पहुंचकर उसे पता चला कि सविता अभी भी बाहर फंसी हुई है और लगातार पानी बढ़ रहा है। अधिकारियों ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की। साहब, आगे जाना खतरा है, पानी का बहुत तेज बहाव है, हम नाव भेज रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा, 8 साल पहले मैंने जिसे मझधार में छोड़ दिया था, आज मैं इसे पानी में डूबने नहीं दूंगा। उसने एक लाइफ जैकेट पहनी, खुद एक छोटी नाव लेकर पानी के उस बहाव में तेज उतर गया। उसके साथ 2 गोताखोर थे जो अंधेरे और कड़कड़ाती बिजली के बीच अर्जुन चिल्ला रहा था, सविता सविता। उधर टीले पर सविता ठंड से कांप रही थी और अपनी बकरियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी दूर से उसे एक टॉर्च की रोशनी अर्जुन की नाव सुनाई दी। कुछ ही पलों में अर्जुन की नाव टीले पर पहुंच गई। अर्जुन नाव से सीधे कूदा और सविता के पास पहुंच गया। सविता, जल्दी आओ, नाव पर बैठो, अर्जुन ने कहा। सविता ने अपनी बकरियों की तरफ देखा और बोली, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, यही मेरी जिंदगी का सहारा है। अर्जुन बोला, ठीक है, हम इन्हें भी साथ ले चलेंगे। अर्जुन ने खुद अपने हाथों से एक एक बकरी को उठाया और भारी वजन के बावजूद उन्हें सुरक्षित नाव पर पहुंचाया। इस प्रक्रिया में अर्जुन के हाथों में कई चोटें आईं, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अंत में सविता का हाथ पकड़ा और उसे नाव पर बैठाया। नाव जब सुरक्षित किनारे पर पहुंची तो सविता ने अर्जुन की तरफ देखा। वह पूरी तरह भीग चुका था, उसके हाथों से खून बह रहा था। उसके आंखों में सविता को सुरक्षित देखने का एक गहरा संतोष था। इस घटना ने सविता के दिल में जमी बर्फ को पूरी तरह पिघला दिया। उसे एहसास हुआ, अर्जुन बदल चुका है और अपनी माँ या समाज के डर में रहने वाला लड़का नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा के लिए अपनी दांव लगाने वाला एक मर्द बन चुका है। कुछ दिनों बाद शिवपुरी के उसी पुराने मंदिर में जहाँ सालों पहले दोनों की शादी हुई थी, बाढ़ से उतारने के बाद फिर से सामान्य अर्जुन जीवन जीने लगा। इस बार अर्जुन ने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में कमला देवी और सविता वहां मौजूद थे। अर्जुन मंच पर आया। उसने अपनी कलेक्टर की टोपी और बेल्ट को एक पास की मेज पर रखा। उसने माइक संभाला, पूरे गांव की तरफ देखकर बेहद गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। शिवपुर के भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ जिस कलेक्टर के रूप में खड़ा हूँ, आज मैं यहाँ सिर्फ एक गांव के एक अपराधी के रूप में खड़ा हूँ, जिसने 8 साल पहले इसी जगह पर एक महापाप किया था। 8 साल पहले इसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी सविता पर एक झूठे और बेबुनियादी आरोप को सच मानकर उसे छोड़ दिया था। मैंने एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों का गला घोंटा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कहा, आज मैं सबके सामने यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी माँ से उस समय भूल हुई थी। सविता बिल्कुल निर्दोष है। वह इस गांव की सबसे पवित्र और स्वाभिमानी बेटी है। मैंने 8 सालों में सफलता की हर सीढ़ी चढ़ी, लेकिन अंदर से हर दिन मरता रहा। मैंने इन 8 सालों में कभी किसी दूसरी महिला के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मेरा दिल, मेरी आत्मा सिर्फ सविता की थी और हमेशा रहेगी। अर्जुन मंच से नीचे उतरा। वह चलकर सविता के पास गया, जो भीड़ के बीच खड़ी रो रही थी। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े और कहा, सविता, पूरे समाज के सामने मैं अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ़ मत करना।